देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की स्थिति, भारत के आकार के बारे में देखेंगे और ये समझेंगे कि कर्क रेखा पर कौन-कौन से शहर हैं और शहर जीएमटी, यूटीसी, आईएसटी बहुत सी चीज़ें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। हाँ, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरा देखेंगे तो काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए हम देखते हैं कि भारत की स्थिति। पहले भारत जो है कहाँ स्थित है ना? पृथ्वी पर यानी वर्ल्ड मैप पर। ठीक, देखिए भारत की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझना पड़ेगा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पहले समझ लेते हैं। ठीक, देखिए जो ये पैरेलल लाइन है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना? यानी क्षैतिज जो लाइन है, ये तीनों आप देख रहे होंगे, ये जो है अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा, ठीक है? और जो ये उत्तर से दक्षिण खींची गई है यानी ऊपर से नीचे जो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, ये है देशांतर रेखा। क्या है? देशांतर लाइन। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक, देखिए है अक्षांश रेखाएं, रेखाएं यानी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक, ये देखिए काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर कोई रेखा है नहीं, काल्पनिक रेखा है, मतलब कल्पना की गई है, बनाई गई है एक तरह से। ठीक, क्यों बनाई गई है? क्योंकि देखिए जीपीएस में काम आता है और नेविगेशन में काम आता है। जैसे किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए ये यूज में आता है, बहुत जगह यूज आता है, साइंस में हर जगह यूज में होता है। ठीक है, तो ये जो है काल्पनिक रेखाएं हैं। दूसरी बात, जो अक्षांश रेखाएं हैं, इससे पता चलता है उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण का पता करने के लिए हमें अक्षांश रेखाओं का जानना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, कितनी अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं? एक प्रश्न होता है अक्सर कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं ना? उसके लिए हम एक देखिए समझते हैं। पृथ्वी के बीच में एक रेखा खींची गई पहले, ठीक है, 0 डिग्री पर इसे कहा गया, इसको कहा गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी इसी को कहा गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसी को इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, सब जानते रहिए। भूमध्य रेखा मतलब भूमि के मध्य खींची गई रेखा, बीचों बीच जो क्षैतिज रेखा खींची गई है, बीचों बीच हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींची गई है ना, उसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर खींची गई है। अब 0 डिग्री से अगर हम सीधे एक लाइन और खींच देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और उसी तरह नीचे भी खींच देंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री का एंगल यानी कोण बनेगा इस आधार रेखा से। वैसे तो केंद्र से बनता है, ठीक, हम इस पे डिटेल में बात करेंगे जब ऊर्जागर्भ पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे इतना सा समझ लीजिए कि 90 डिग्री 0 डिग्री से एक कोण बनेगा, ठीक है, इस तरह का। अब ये समझना है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हर डिग्री पर अगर एक रेखा खींची जाए तो कितनी रेखाएं होंगी? 90 रेखाएं ये उत्तर में होगी और 90 रेखा जो है दक्षिण में होगी, साउथ में होगी ना। हमने बताया भी कि ये भूमध्य रेखा से हमें क्या पता चलता है? उत्तर और दक्षिण पता चलता है, तो ना, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, यानी ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक, तो उत्तर में 90 लाइंस और दक्षिण में 90 लाइंस। ठीक है, तो कुल कितनी लाइंस हो गई ना, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 90 प्लस 90 और प्लस एक भूमध्य रेखा है जो विषुवत रेखा है ना, तो भी जोड़ लेते हैं, तो कितनी हो गई? 181 लाइन। ठीक है, तो 181 लाइन जो है खींची जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझना है, जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव ना,
और दक्षिणी ध्रुव। यानी इस ध्रुव पर जो एकदम लास्ट पॉइंट होगा, यहाँ कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, ये बिंदु होगा। ठीक है, ये दो बिंदु 90 डिग्री पर नीचे, 90 डिग्री पर ऊपर, तो दो बिंदु होगी, यहाँ कोई लाइन नहीं होगी। इस हिसाब से इन दो बिंदुओं को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ लाइन नहीं है, तो घटा देंगे तो कितनी लाइन हो गई 179, 179 लाइंस खींची जा सकती है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से जानते रहिए, 181 नहीं, 179 ये सही है। ठीक, चलिए ये बात तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे हम देखते हैं, अच्छा चलते हैं लोकेशन देख लेते हैं, भारत की स्थिति इस पे बात करना है हमको। हमने बताया कि देखिए भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर ये हो गया उत्तर और नीचे ये हो गया दक्षिण। ठीक है, तो भारत कहाँ स्थित है? भारत देखिए उत्तर में स्थित है, इस लाइन के उत्तर में, तो भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर में है। पहली बात तो एक बात क्लियर हो गई, भारत टोटली उत्तर में है, देखिए टोटल जो है उत्तरी भाग में है। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि भारत की लोकेशन उत्तर में हो गई, लेकिन पूर्व में है कि पश्चिम में है, इसको पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा देशांतर रेखाएं। ठीक, देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। देशांतर देखिए ये काल्पनिक लाइन है ना, देशांतर को कहा जाता है लैंगिट्यूड लाइन। ठीक, लैंगिट्यूड लाइन। ठीक, अब देखिए देशांतर रेखाओं मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो है वर्टिकल लाइन खींची गई है इस तरह, ठीक, कल्पना की गई है ना। ठीक, वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है देशांतर लाइन। पहली बात तो, दूसरी बात, इन लाइन से हमें क्या पता चलता है? इन लाइन से हमें पता चलता है कि पूर्व और पश्चिम का पता चलता है, पूर्व क्या है पश्चिम क्या है ये पता चलता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना और 24 घंटा घूम रही है हमेशा, तो पूरब पश्चिम कैसे पता चलेगा ना? क्या कौन सा जो पूरब में है वो घूम के पश्चिम में आ जाएगा, जो पश्चिम में है घूम के पूरब में आ जाएगा ना। तो इस स्थिति में कैसे हम पता कर पाएंगे? तो इन्हीं लाइन से हम पता कर पाते हैं, लैंगिट्यूड से पता कर पाते हैं। ठीक है, अब जो है अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि एक जो है लाइन 0 डिग्री पर है यहाँ पर, और इससे अगर हम एंगल निकालेंगे, कोण बनाएंगे, तो जो है कुल टोटल कोण तो 360 होगा ना। यानी पूरब में अगर बात करें तो 180 डिग्री और पश्चिम में बात करें तो 180 डिग्री। ठीक है, इस जीरो लाइन से ना इस साइड पूरब होगा। कैसे होगा? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, यानी ऐसे घूमेगी, ऐसे, ये डायरेक्शन है पृथ्वी के घूमने का। तो इस साइड क्या होगा? ये पूरब होगा ना, ये पूरब होगा और ये पश्चिम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इस तरह घूम रही पृथ्वी, तो इस लाइन के इस साइड क्या होगा? पूरब होगा, ठीक, और इधर पश्चिम होगा। इतनी बात समझ गए? अब कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं उसमें? तो देशांतर लाइंस कुल 360 खींची जा सकती हैं। ठीक है, 360 लाइंस खींची जा सकती हैं। ठीक, क्योंकि 360 डिग्री होता है ना। अब एक बार जो है और समझ लेते हैं, यहीं पर चलते हैं, फिर मैप में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री पर। ठीक, इसके बाद आईएसटी लिखा हुआ है ना, तो हम जीएमटी को थोड़ा समझ लेते हैं और थोड़ा आईएसटी को भी समझ लेते हैं। ठीक, देखिए जीएमटी कैसे आया, क्या है ये? तो यहाँ से समय का निर्धारण करने के लिए ना, टाइम जो है कैसे बदलेगा ना, उसके लिए जो है जीएमटी का उपयोग करते हैं। 0 डिग्री को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, पहली बात तो।
प्राइम मेरिडियन, ठीक। ये कहा जाता है 0 डिग्री को, 0 डिग्री को। सभी देश अ, अपने स्थिति के अनुसार जो है समय निर्धारित करते थे ना। तो जो है दिक्कत क्या आई, दिक्कत जब आई जब ढेर सारे उपनिवेश बने, जब जो है ढेर सारे देशों ने आपस में कोऑर्डिनेट किया, तो दिक्कत आनी शुरू हो गई कि एक टाइम की जरूरत होने लगी कि एक समय हो जाए ना। तो उसके लिए क्या हुआ कि 1884 ईस्वी में ना, कांग्रेस की स्थापना के एक साल पहले, अगर आप लोग कांग्रेस की स्थापना जानते हैं तो एक साल पहले ही वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी, इसको जानते होंगे। वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी है। यहाँ पर 25 देशों के लोगों ने एक सम्मेलन बुलाया ना। सम्मेलन को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन मेरिडियन सम्मेलन, ठीक है। इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया, ठीक। और यहीं पर क्लियर किया गया कि भाई जो लंदन में देखिए एक गांव था उस समय, ग्रीनविच, ग्रीनविच छोटा सा गांव था, लेकिन वहां पर एक वेधशाला थी, लेबोरेटरी थी, ठीक है। लेबोरेटरी, ये वेधशाला थी, ठीक है। यहीं से जो रेखा गुजरेगी, ये मान लिया गया कि वही जो है प्राइम मेरिडियन लाइन होगी, ठीक है, लंदन के ग्रीनविच से, ठीक। तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अब पूरे विश्व का समय यहीं से जो है निर्धारित होने लगा, ठीक है। अब आप कहेंगे पूरे विश्व का नहीं, पूरे विश्व का नहीं, बहुत से देश अभी भी, जैसे फ्रांस हुआ, बहुत से देश जो है अपना टाइम जोन यूज करते हैं, अपना समय होता है उनका, वो जीएमटी पर निर्भर नहीं है, ठीक है। चलिए अब और समझ लेते हैं। ये तो जीएमटी हो गया। भारत ने क्या किया है, भारत के बारे में बात करें तो भारत ने जीएमटी को ही अपनाया ना। इस जीएमटी से भारत जो है 82.5 डिग्री आगे है, पूरब में है ही है। सूर्य पहले भारत में निकलता है ना, ठीक। तो भारत की लोकेशन कहाँ है? पूरब में है। ये बात तो समझ ही गए होंगे अब तक ना। तो भारत की स्थिति अगर बात करें तो ये पूर्व और उत्तर है, ये बात जानते रहिएगा। ईस्ट और नॉर्थ में है टोटली, ठीक। अब भारत ने जो है जीएमटी से अपना समय लिया है, ठीक। तो भारत में दिक्कत ये है कि भारत इतना बड़ा देश है, काफी बड़ा है, अभी हम देखते हैं। तो ये हुआ कि भाई कौन सी रेखा को माना जाए, किस रेखा को माना जाए, भारत का जो है टाइम कहाँ से जो है किस रेखा से हम माने, ये दिक्कत आई। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली 82.5 डिग्री लैंगिट्यूड को भारत का आईएसटी मान लिया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया, ठीक है। किस किस राज्यों से गुजरेगी अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कब अपनाया गया आईएसटी ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त, उसके अगले महीने 1 सितंबर 1947 को भारत ने आईएसटी अपना लिया, ठीक है। ये बात जान गए ना। इसके बाद समझते हैं जीएमटी को थोड़ा सा और। देखिए जीएमटी तो ये सूर्य पर आधारित एक समय मानक रेखा है ना, सूर्य पर आधारित है। लेकिन आज के समय ना एटॉमिक परमाणु आधारित जो है समय की बात होने लगी है, जिसे कहा गया यूटीसी ना। क्या कहा गया है? यूटीसी। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, यूटीसी, यूटीसी क्या है? यूटीसी को देखते हैं तो इसको कहा गया कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है, यूटीसी।
ये कब अपनाया गया? तो 1972 को अपनाया गया, काफी दिन बाद 1972 को अपनाया गया। ठीक। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई ना? देखिए, परमाणु आधारित समय है। परमाणु घड़ियां जो होती हैं ना, उस पे आधारित समय है यूटीसी, इसलिए ये ज्यादा एग्जैक्ट है, ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा क्लियर है ना। ये यहाँ पे 1 सेकंड का भी माप हो जाता है। ठीक। इसीलिए अब जो है भारत के जो अब जो है विश्व के जो देश हैं, वो सब जो है यूटीसी को अपना लिए। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या समझा? जीएमटी समझ लिया, आईएसटी समझ लिया, जीएमटी और यूटीसी समझ लिया। और हम जो है जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीजें हम समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पूरे पृथ्वी के ग्लोब के मध्य में 0 डिग्री पर जो रेखा है उसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना? उसी भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग भाग पर उत्तर है। ठीक है, उत्तर। और नीचे जो है दक्षिण है, जब हम बता चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं, तो हमें उत्तर दक्षिण बताती हैं। ठीक है, खींची गई है पूरब से पश्चिम, लेकिन बताती हैं हमें उत्तर और दक्षिण। ठीक है। उसके ऊपर अगर उत्तर में चले तो 23.5 डिग्री के अंतराल में एक और रेखा खींची हुई होती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। बस ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक ना? इसे कर्क रेखा कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्क रेखा। ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ये। देखिए, इसके ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा, यानी उत्तर होगा। ठीक है, मध्य रेखा से ऊपर हमेशा उत्तर होगा, मध्य रेखा से नीचे हमेशा दक्षिण होगा। ठीक, चलते हैं नीचे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, उसी तरह फिर से भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी 23.5 डिग्री के अंतराल में एक और रेखा खींची है, उसे मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक, और रेखा भी देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखिए नीचे एक लाइन है साउथ में, दक्षिण में 23.5 डिग्री ये भी है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? ये नॉर्थ लिखा हुआ है, यानी उत्तर है 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण है, और इसको दक्षिण वाले को कहा जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। इन्हीं 3 रेखाओं से कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये जो 3 रेखाएं हैं कौन कौन? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। इन 3 रेखाओं में से कर्क रेखा जो है ये भारत से गुजरती है, बाकी दोनों रेखाएं नहीं गुजरती हैं। ठीक, ओके। अब कर्क रेखा की बात कर रहे हैं ना, भारत में के 8 राज्यों से ये गुजरती है। ठीक है, वह राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना? अगर बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए, ठीक, तो कर्क रेखा भारत में कुल 2678 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, समझ गए? चलते हैं कर्क रेखा के बारे में और थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में यहीं पर ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है मैप दिखेगा इंडिया का, एक कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक, ये राज्य जो अभी आप हम लोगों ने देखा, देखिए पहले गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है ना, और मिजोरम है। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे जो है जो 8 राज्य हैं वो कर्क रेखा पर ही हैं। ठीक, इसके अलावा और क्या जानना है हमको? और ये जान लेना है कि और कौन कौन से जो है शहर हैं। ठीक, शहरों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। राज्य तो हम पढ़े हैं, राज्य से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, उसके अलावा सिटीज ना। तो देखिए कौन कौन से शहर हैं। देखिए रांची, झारखंड की ही राजधानी है रांची, सिटी जो है कर्क रेखा पर है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला,
देखिए कर्क रेखा पर है ना। भोपाल जो है एमपी में है, ये भी कर्क रेखा पर है। गांधीनगर ये गुजरात में है, गुजरात की ये राजधानी है, ये भी कर्क रेखा पर है। इसके अलावा और भी समझें तो एमपी में देखेंगे और भी जो है शहर हैं, जैसे उज्जैन ये कर्क रेखा पर है। जबलपुर ये भी कर्क रेखा पर है। ठीक है, ये सब एमपी में है। जब गुजरात की बात करें तो गांधीनगर तो है ही है। अहमदाबाद, अहमदाबाद देखिए पास है। ठीक है, ये सब उसके पास है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसके आसपास बताइए, एग्जैक्ट बताइए, तो सारे जो है आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और शहर है पश्चिम बंगाल का एक सिटी ना, आसनसोल। आसनसोल, ठीक है। त्रिपुरा का एक और शहर है अगरतला। इन शहरों को भी आप जानते रहिए ना। राज्यों के अलावा शहर से क्वेश्चन आते हैं, अब तो राज्य नहीं आते हैं, लेकिन आप जो है राज्य तो जानिए जानिए, प्लस शहरों को भी जानते रहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ नदियां हम देख लेते हैं। नदियां, नदियां जैसे माही, आता है क्वेश्चन कि माही जो है एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एमपी से निकलती है और राजस्थान होते हुए ये गुजरात में जो है अपना मुहाना बनाती है, वहां पे गिर जाती है। ठीक, माही। ठीक, इसके अलावा अगर पूछा जाए कर्क रेखा के पास, कर्क रेखा के पास कौन कौन सी नदी हैं, ठीक है, तो उन नदियों का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, जैसे साबरमती नदी ये कर्क रेखा के पास है। नर्मदा पैरेलल में चलती है कर्क रेखा के, लगभग लगभग, थोड़ा दूर है लेकिन पैरेलल में चलती है। गोदावरी जो है पास से निकलती है, कर्क रेखा के नियर अबाउट ही मान के चलते हैं। सोन रिवर ना, ये भी जो है कर्क रेखा के पास से ही निकलती है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने सिटी देख लिया कर्क रेखा के पास, और भी शहर आप जो है जिसे इंडिकेट कर पाए उसे समझ लें। ये क्रम है, इस क्रम को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम भारत का विस्तार देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, इसके बाद देखेंगे हम देशांतरीय विस्तार। देशांतरी विस्तार बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आता है यहाँ से ना। ठीक, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक, तो अक्षांश देख लेते हैं पहले। देखिए भारत जो है 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। पहली बात तो यहाँ ये समझ लीजिए कि दोनों जगह नॉर्थ लिखा हुआ है। हमने अभी देख लिया है कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, नॉर्थ में है, इसलिए ऊपर भी ना नीचे भी पहले से दक्षिण है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्थ। ठीक, तो ये विस्तार है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, एक लाइन अगर खींच ले, ये और ये। ठीक, समझ गए। अब जो है इस जो है इस लाइन, इस जो है पॉइंट को कहा क्या जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी जो अक्षांश उत्तरी जो विस्तार है ना, भारत का सबसे उत्तरतम स्थल जो है, उत्तरतम स्थल आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है, इंदिरा कॉल ना, इंदिरा कॉल। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि इंदिरा कॉल है क्या, तो ये एक दर्रा है। पहली बात तो क्या है, यह एक दर्रा है। ठीक, और इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है, जानते रहिए इसको भी थोड़ा सा। तो इसकी ऊंचाई है 5820 मीटर, यानी 19,100 फीट। बहुत ऊंचा दर्रा है। तो दूसरी बात, ये कहाँ है दर्रा, तो ये सियाचिन और जास्कर श्रेणी के बीच में है। कहाँ है, सियाचिन
और जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, इन श्रेणियों के मध्य में ये दर्रा है इंद्राकॉल। तो इंद्राकॉल क्या है? ये दर्रा है, इस बात को भी जानते रहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये उत्तरतम स्थल है भारत का, इससे उत्तर भारत का विस्तार नहीं है। कहाँ पे पड़ता है ये? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इंद्राकॉल का अक्षांशीय नंबर बता दीजिए। ठीक है, किस अक्षांश पर इंद्राकॉल है? तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सबसे दक्षिणतम स्थल देखते हैं भारत का। क्या देखते हैं? दक्षिणतम स्थल। तो दक्षिण में क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम स्थल वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक। इंदिरा पॉइंट का जो है, अगर हम अक्षांशीय नंबर देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, नॉर्थ में ही लिखा जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का नाम पहले क्या था? तो इसका नाम पहले था पिट्स बोट्स। क्या नाम था? पिट्स बोट्स, को भी जानते रहिए। ठीक है, कब कर दिया गया इंदिरा पॉइंट इसका नाम? तो 1881 में इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। ठीक है, ओके, ये बात समझ गए। कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये तो दक्षिणतम स्थल हो गया। अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थल, दक्षिणतम स्थल। ठीक है, तो वह है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। किस अक्षांश पे है ये कन्याकुमारी? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। ठीक। एक बात, दूसरी बात, कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी कहा कहते हैं। केप कैमोरिन। ओके, ठीक। यहीं पर जो है स्वामी विवेकानंद स्टैचू है, तमाम चीजें हैं ना। ये ध्यान देना है कि मुख्य भूमि पर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये मुख्य भूमि पर नहीं आता है, एक द्वीप है ना। तो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, इसलिए जो है मुख्य भूमि पर नहीं है। लेकिन दक्षिणतम स्थल केवल पूछ लिए आपसे, ओनली केवल जो है दक्षिणतम स्थल बता दीजिए, तो वो कौन होगा? वो इंदिरा पॉइंट ही होगा। ठीक है, अगर मुख्य भूमि न लिखा रहे तब, और मुख्य भूमि लिखा रहेगा तो कन्याकुमारी यानी केप कैमोरिन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है ये विस्तार है भारत का। ठीक, देशांतरी विस्तार है ना? देशांतरी विस्तार है। ठीक, यहाँ समझने वाली बात है, जो सबसे पश्चिमोत्तर स्थल है उसका नाम क्या है? तो गुहार मोता या और माता। ठीक है, या गुहार मोती। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। ये कौन सा है? पश्चिमोत्तर, सबसे पश्चिम में पश्चिमोत्तर स्थल है ये ना, भारत का। ठीक है, इसको सर क्रीक भी कहते हैं, ये भी आप जानते रहिए। सर क्रीक गुजरात में पड़ता है। पूर्वी स्थल की बात करें तो किब्यूथू है। क्या है? किबीथू। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, चीन और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पर, चीन और इंडिया की बाउंड्री पर। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। ठीक है, ये बात समझ गए। अगर इन दोनों का हम देशांतरीय दूरी निकालें तो कितनी आएगी? तो देखते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट इक्वल टू आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, ये जो है देशांतरीय विस्तार है भारत का। कितना? लगभग लगभग 30 डिग्री, 29 डिग्री 18 मिनट को हम 30 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए थोड़ा सा,
कि भारत का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, पश्चिम से पूर्व तक जाने में, तक के बीच कितना डिग्री है? 30 डिग्री है ना। देखिए पूछा जाता है कि अरुणाचल से गुजरात तक जाने में, रात तक जाने में 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। ये कैसे होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पृथ्वी जो है, हमने देखा कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री। हाँ, वर्ल्ड वार फिर हम डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल अभी इतना जान लेते हैं, ठीक। 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक। तो 1 घंटे में घूमेगी कितनी डिग्री? तो 360 डिवाइडेड बाई 24, तो उत्तर आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री ना। तो हम देख रहे हैं कि भारत का जो है, अगर हम भारत में अरुणाचल प्रदेश से हम चलेंगे, हम गुजरात पहुंचेंगे तो 30 डिग्री घूम जाएंगे ना। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो गया? 2 घंटा। यानी भारत का जो है अंतर जो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में कितना है? 2 घंटे का है। क्लियर ना? ये बात तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए और भी एक बात देख लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार में अगर हम देखें तो हम माइनस कर लेते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट इक्वल टू आएगा 29 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। लगभग लगभग जितना देशांतरीय विस्तार है उतना ही लगभग जो है अक्षांशीय विस्तार है। बात को भी जानते रहिए। देशांतरीय विस्तार देख चुके हैं अभी, कितना था? 29.18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट, ठीक है, ये था। और अक्षांशीय विस्तार कितना है? वो है 29 डिग्री 2 मिनट। तो लगभग लगभग दोनों 30 डिग्री लगभग है। यानी भारत का जो, देख लेते हैं, भारत का जो डायमेंशन है वो चतुष्कोणीय है ना। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। बात को भी जानते रहिए ना। एक बात और जानते रहिए, एग्जैक्ट अगर पूछा जाए यहाँ पे, ये हम नॉर्मली कह देते हैं 2 घंटा है, लेकिन एग्जैक्ट पूछा जाए चूंकि 29 डिग्री 18 मिनट है ना, पूरा 30 डिग्री नहीं है, तो उस हिसाब से कितने घंटे का अंतर होगा ना, तो वो घंटा भी आप जो है समझे रहिए, ठीक। कितना है? 1 घंटा 57 मिनट और जो है 12 सेकंड, ठीक है ना। ये 2 घंटा जो आप हम लोग समझते हैं कहाँ से? अरुणाचल से गुजरात तक ना, ये एग्जैक्ट 2 घंटा नहीं है ना, है 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड, ठीक। 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। भी जानते रहिए 2 घंटा एग्जैक्ट नहीं आ सकता है कभी, तो ऐसे भी है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं आईएसटी को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कब अपनाया गया? हमने अभी बात कर लिया, 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया इसको, ठीक है। कहाँ से गुजरती है ये ना, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा गुजार लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं।
इसको थोड़ा सा ही समझ लेते हैं, कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। ठीक, तो देखिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये यूपी है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कुल 5 राज्य हैं ना, 1 2 3 4 इन 5 राज्य। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरी है हमारी आईएसटी लाइन, जो किस देशांतर पर है, तो 82 डिग्री 5 मिनट पे है। ठीक है, 82.5 डिग्री पर है। ठीक है, और हम ब्रिटेन से 5 घंटा आगे रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सूरज 5 घंटा पहले निकलता है, 5.5 घंटा। ठीक है, कितने घंटे? 5.5 घंटे। ठीक, तो 82 डिग्री 5 मिनट देशांतर लाइन ही जो है वो क्या है, भारत की आईएसटी है ना। ये आईएसटी गुजरती कहाँ से? एग्जैक्ट जो लोकेशन लिया गया है वो मिर्जापुर से लिया गया है। मिर्जापुर में घंटा घर है, मिर्जापुर घंटा घर। ठीक, घंटा घर से ही ये स्टार्ट कर लिया जाता है, वहीं से मानक समय मान लिया जाता है। ठीक, इसमें यही बड़ी कहानी है, डिटेल में फिर बात करेंगे जब इस पे बात करेंगे। अभी तो हम आकार और स्थिति देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना जान लेना सफिशियंट है। आइए और आगे देख लेते हैं हम, जो है भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। आप लोग भी अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं उनके बारे में जरूर जानकारी रखिए। और यहाँ पर हम नॉर्मली पड़ोसियों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, पड़ोसियों के साथ जो है बॉर्डर सीमा शेयर करता है भारत, सीमा यानी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो इस बॉर्डर जो है 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक है, ठीक है, और कुछ कृत्रिम है। कृत्रिम है यानी जो मानव द्वारा बनाया गया है, और कुछ प्राकृतिक है। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है, ये देखिए तबड़ा सा बॉर्डर लाइन है, ये कैसा है? ये कृत्रिम बॉर्डर लाइन है। हाँ, पाकिस्तान के बीच कितना है? तो 3323 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन है। ठीक है, वो कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। अगर भारत और पाकिस्तान की बात कर लें हम, पहली बात तो कृत्रिम लाइन है। क्यों? क्योंकि ये रेड क्लिफ द्वारा खींचा गया है। किसके द्वारा? रेड क्लिफ ना। भारत जब आजाद हो रहा था तो पाकिस्तान भारत से बटा, तो रेड क्लिफ को जो है ये नियुक्त किया गया कि भाई ऐसा करिए कि आप जो है भारत पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ताकि भारत अलग हो जाए, पाकिस्तान अलग हो जाए। तो रेड क्लिफ ने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची, इसीलिए इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे और एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश ना, ये जो बांग्लादेश है ना, ये उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसको भी रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। ठीक है, क्यों? तो रेड क्लिफ को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी उस समय, भारत और बांग्लादेश यानी भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच लाइन खींचिए। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो बांग्लादेश का जो लाइन है उसको भी रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। ठीक, चलिए कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो इसे आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखें तो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी बाउंड्री 106 किलोमीटर की शेयर करते हैं हम ना। उसके बाद अगर हम देखें तो चीन के साथ सब जो है एक बड़ी सी लाइन शेयर करते हैं, बॉर्डर लाइन। कितना? 3488 किलोमीटर की है ये ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि चीन के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो प्राकृतिक है। ठीक है, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? मैकमोहन लाइन। तो न ये मैकमोहन है और न ही पूरी तरह से प्राकृतिक है, न ही पूरी तरह से कृत्रिम है। ठीक है, चलते हैं समझते हैं। देखिए, जहां तक हिमालय है तहां तक ये प्राकृतिक है, यहाँ तक जो है ये प्राकृतिक है। ठीक है,
लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र और नामचा बरवा के बीच में समझे तो इतनी दूर ही मैकमोहन लाइन है। अब मैकमोहन नहीं है, मैकमोहन लाइन है, इस बात को भी जानते रहिए। ठीक है, क्या है? मैक महोन, ये सही है। मैकमोहन किताब में लिखा है जो कि गलत है। कहां से कहां तक है? ब्रह्मपुत्र नदी से नामचा बरवा तक। नामचा बरवा, बरवा क्या है? ये ये जो है हिमालय की एक चोटी है, और यहीं से नामचा बरवा से ही हिमालय मुड़ जाती है दक्षिण में, साउथ में। ठीक है, नामचा बरवा से, यहाँ नामचा बरवा है, यहीं से साउथ ऐसे मुड़ जाती है, दक्षिण में मुड़ जाती है। बाद में अराकानीओमा और सारी जो है पहाड़ियां बनती हैं। ठीक है, वो हिमालय का ही पार्ट है। तो मैकमोहन लाइन कहाँ कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी से नामचा बरवा के बीच में है। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 1150 किलोमीटर है, 1150 किलोमीटर है। ठीक है, यही है मैकमोहन लाइन। बाकी चीन के साथ इंडिया जो है वो प्राकृतिक लाइन बनाता है। ठीक है, समझ गए? नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 150। देखिए, ब्रह्मपुत्र और नामचा बरवा के बीच में मैकमोहन लाइन है। ठीक है, मैकमोहन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। म्यांमार के साथ प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, बहुत जरूरी है, देख लेते हैं कितना है। 1643 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन है। ठीक है, 4096। तो सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछे बाउंड्री लाइन किससे शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश से शेयर करते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अफगानिस्तान ना। स्मॉल और बिग, ये समझते रहिएगा। ये बात समझ गए ना? इसमें से आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो तटीय बाउंड्री ना, समुद्र से लगा हुआ ये जो है अरब सागर है ना, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, नीचे हिंद महासागर है। तो सागरों से लगा जो तट है उसकी बाउंड्री लाइन कितनी है? तो गुजरात से लेकर, अगर हम बात करें मुख्य भूमि की, गुजरात से लेकर कहाँ, पश्चिम बंगाल तक की जो लाइन है वो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, ये जानना बहुत जरूरी है। गुजरात से पश्चिम बंगाल तक। आप पूछेंगे तो गुजरात, जो आप त्रिपुरा देखते हैं मैप में, यहाँ है। और हाँ, मिजोरम जो यहाँ है, ये समुद्र से लगा हुआ नहीं है। केवल बाउंड्री लाइन मुख्य भूमि की गुजरात से पश्चिम बंगाल तक है, वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये मुख्य भूमि हो गई। हाँ? मुख्य भूमि के अलावा भारत में छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और भी द्वीप हैं। सभी द्वीपों को मिला लें और मुख्य भूमि को मिला लें तो जो बाउंड्री लाइन होगी, ये बाउंड्री लाइन होगी, तटीय ना सीमा होगी, वो कितनी होगी? 7516.5 किलोमीटर। हाँ, ठीक। तो इस 6100 में ना जोड़ने पर क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और द्वीपों को जोड़ने पर जो बाउंड्री लाइन आती है कितना है? 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे, कि जो स्थलीय बाउंड्री लाइन हम लोगों ने पढ़ा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन सबको मिला के कितनी होगी? तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर। को भी आप जो है जानते रहिए। ठीक, अगर एग्जैक्ट बात करें कितना किलोमीटर है ना, इसको भी जानना जरूरी है। किताबों में तो 15,200 लिखा है ना, थोड़ा सा एग्जैक्ट जान लेते हैं कितना है। 15,106.5 किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट है। ये नंबर भी सही है, ये नंबर भी सही है, दोनों सही है। क्या है ये? स्थलीय सीमा, टोटल कुल। जितनी बड़ी स्थलीय सीमा उतनी ज्यादा सिक्योरिटी के खर्च ना, सेनाएं हैं हमारे यहाँ ना, और वो स्थल पर सुरक्षा करती हैं।
ठीक। अब अगर टोटल स्थलीय और जलीय यानी स्थल का मिला लें, स्थलीय सीमा, और जो तटीय सीमा है उसको भी मिला लें, तो सबको मिलाने पर जो नंबर आता है वो है 22,716.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी आप जानते रहिए। ठीक है, टोटल अगर भारत की बाउंड्री की बात कर लें, स्थल, तट, द्वीप सबको मिला लें, ठीक है, तो कितना है? 22,716.5 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, 3 या 4 नंबर याद रखिए। 3 नंबर तो कम से कम याद ही रखिए। ठीक है ना। पहला नंबर कौन सा हो गया? केवल मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का तट, मुख्य भूमि तटीय सीमा, तो कितना हो गया? 6100, 6100 किलोमीटर। और जो है केवल पूछ लिया जाए तटीय सीमा कितनी है टोटल ना, तो 7516.5 किलोमीटर ना। टोटल स्थलीय पूछ लिया जाए तो 15,106.5 किलोमीटर ना। और स्थल और जल सब मिला लिया जाए तो 22,716 किलोमीटर। ये आप जानते रहिए, यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार को अगर हमें समझना है ना, तो कैसे हम याद रखेंगे? ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा हुआ है, इतना हम अभी आपको बता दिए ढेर सारा ना। 37 डिग्री 6 मिनट, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये 97 डिग्री 25 मिनट, इसे याद करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो चलते हैं, थोड़ा सा एक ट्रिक लगा लेते हैं, तो समझ लेते हैं, शायद याद हो जाए। देखिए, बहुत सिंपल है। पहले तो ऊपर लिख लीजिए 7 और नीचे लिख लीजिए 8। ठीक है, 7 के आगे डिग्री, 8 के आगे डिग्री। ठीक है, पश्चिम में क्या करेंगे? यहाँ पर आप लिख लीजिए 8 डिग्री और यहाँ पर लिख लीजिए 60 डिग्री। 7 8 7 8। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, 7 7 और 8 8 लिख लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे ऊपर से, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ओके, पहाड़ा पढ़ लिए। इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर 6 मिनट लिख लीजिए, यहाँ पर 4, 6 से कम तो 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप 7 लिख लीजिए, फिर 7 मिनट, और यहाँ पर 25 मिनट। तो ऐसे ही जो है ये आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान है ना। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल है ये ना। रियल क्षेत्रफल अगर बात करें, वास्तविक क्षेत्रफल वो ज्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वास्तविक क्षेत्रफल ना, रियल क्षेत्रफल क्या है? रियल क्षेत्रफल हमेशा जो है ज्यादा होता है भौगोलिक क्षेत्रफल से। हम डिटेल में अभी समझेंगे। ठीक है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है यही से ही, थोड़ा सा जो है मैथ लगा लेंगे तो आसानी से ही याद हो जाएगा, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे और जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप जो है इसको देखिए और इस पे नोट्स बनाइए, और जो भी छूटा हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद।